नीश दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। सुबह से सोच रहा हूँ कि दोनों कहाँ गए। क्या आज भी वे काम पर जल्दी निकल गए? हर रोज तो कम से कम जाते जाते मुझसे और तुमसे मिलकर ही जाते हैं। हाँ जी, वे दोनों आज बहुत जल्दी ही काम पर चले गए थे। कह रहे थे कि आज खेतों में कुछ जरूरी काम है, इसलिए देर होने से पहले पहुंच जाना बेहतर रहेगा। अच्छा ठीक है। वैसे भाग्यवान, आज हमारी दोनों बहुएं स्नेहा और मोनिका नजर नहीं आ रही। सुबह का समय हो गया मगर आज किसी ने एक प्याली चाय तक नहीं दी। ये तो घर की रौनक सी चली गई है बिना उनके। पता नहीं जी, मेरी बड़ी बहू स्नेहा तो हर वक्त काम में लगी रहती है। सुबह उठते ही सबसे पहले रसोई संभालती है, फिर पूरे घर को सहेजती है। लेकिन आपकी लाडली छोटी वो मोनिका, उसका नाम भले ही मोनिका पर उसके स्वभाव में जरा भी मिठास नहीं है। मोनिक बाहर से भले मुस्कुराती फिरती हो मगर अंदर से उसका मन कितना मैला है ये मैं भली भांति जानती हूँ। शांति अपनी छोटी बहू मोनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी बड़ी बहू स्नेहा से ही प्यार करती थी। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा मत कहा करो। आखिर वो भी तो हमारी छोटी बहू है। कभी कभी इंसान की अच्छाई तुरंत नजर नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर अच्छाई है ही नहीं। हमें दोनों बहुओं को एक समान नजर से देखना चाहिए। घर तभी खुशहाल रहेगा जब हमारे दिलों में बराबरी का भाव होगा। नहीं जी, आप कुछ भी कह लें, मेरी बड़ी बहू स्नेहा जैसी कोई नहीं हो सकती। वो मेरी हर बात बिना कुछ कहे मान लेती है। मेरी जरूरत से पहले ही सब समझ जाती है। लेकिन आपकी स्नेहा मोनिका, ना उसमें संस्कार है ना समझदारी। उसके कामकाज और बोलचाल से बस मन खिन्न हो जाता है। स्नेहा बहुत खूबसूरत थी, जबकि मोनिका का रंग थोड़ा सांवला था। इसी वजह से अनीता को स्नेहा बहुत पसंद थी, पर मोनिका नहीं। भाग्यवान, दुनिया की ऊंच नीच इंसान के दिल की अच्छाई से बड़ी नहीं होती। स्नेहा अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मोनिका भी बुरी नहीं है। शायद तुमने उसे कभी सच में समझने की कोशिश ही नहीं की। वो भी इस घर का हिस्सा है। इसकी रसोई की महक, इस आंगन की हवा, सब में उसका भी हक है। हमें उसे अपनापन देना चाहिए, ना कि ताने। आप चाहे कितनी भी बातें कह लें, लेकिन मेरे मन में जो भाव है वो यूं ही नहीं मिटेगा। स्नेहा मेरी आंखों का तारा है और सपना वो मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना पाई। ठीक है भाग्यवान, कभी कभी जिंदगी अपने आप इंसान को आईना दिखा देती है। एक दिन तुम्हें सब कुछ खुद समझ आ जाएगा कि असली चमक सोने की नहीं बल्कि उस दिल की होती है जो सच्चा और निष्कपट हो। रात का समय था। मोहन अपने दोनों बेटों मनीष और रजनीश के साथ बातें कर रहा था। मनीष, रजनीश, तुम दोनों का कामकाज कैसा चल रहा है बेटा? देखो, आजकल तो तुम लोग सुबह सुबह काम पर निकल जाते हो और रात को देर से लौटते हो। पहले तो सुबह चाय पीते हुए कुछ बातें हो जाती थी, लेकिन अब तो मुलाकात तक नहीं हो पाती। माँ भी कहती है कि घर अब कितना खाली खाली लगता है जब तुम दोनों सामने नहीं होते। पिताजी, काम तो ठीक, जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। अब हर दिन कुछ नया काम आ जाता है। कभी ऑफिस के नए प्रोजेक्ट्स, कई बार तो ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन पंख लगाकर उड़ गया हो। लेकिन पिताजी, हम दोनों भाई ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे। हम तो ये सब आपके और माँ के सुख के लिए कर रहे हैं, ताकि आप दोनों को किसी बात की चिंता न करनी पड़े। हाँ पिताजी, मानिश भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम छोटे थे तब आपने हमारे लिए जो किया उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आपने अपनी खुशियां, अपनी जरूरतें सब हमारी खातिर कुर्बान कर दी। अब वक्त हमारा है कि हम वो सब लौटा दें जो आपने हमारे लिए किया। अब आपकी और पूरे घर की जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों की है। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। बिल्कुल सही कहा बेटा, समय का पहिया यूं ही घूमता है। कभी माता पिता बच्चों का सहारा बनते हैं और फिर एक दिन बच्चे ही माँ बाप का सहारा बनते हैं। अब मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो चले हैं। तुम दोनों की पत्नियां भी घर का हिस्सा हैं और अब पूरा घर तुम लोगों की जिम्मेदारी बन चुका है। मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे इतने समझदार और जिम्मेदार बने हैं। तुम दोनों की बातें सुनकर मेरा दिल गर्व से भर गया। पिताजी, आपकी खुशी ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। हम दिन रात मेहनत करेंगे ताकि इस घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो।
हम चाहते हैं कि अब आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, ना कोई चिंता, ना कोई बोझ। आपने हमें जीना सिखाया है, अब हमें आपका जीवन आसान बनाना है। बिल्कुल पिताजी, मनीष भैया ने जो कहा वही हमारी भावना है। हम दोनों भाई मिलकर इस घर को ऐसे चलाएंगे कि आपको कभी किसी बात की फिक्र ना करनी पड़े। आप बस सुकून से रहें, माँ के साथ वक्त बिताएं और हमें दुआ दें, क्योंकि आपकी दुआओं से बढ़कर इस दुनिया में कोई ताकत नहीं। ऐसे ही जब तीनों बाप बेटे बातें कर रहे थे, तभी अनिता वहां आ गई। अरे वाह, आज तो तीनों बाप बेटे ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे पुराने दिनों की याद ताजा हो गई हो। बताओ जरा, इतनी गंभीर चर्चा किस बात की चल रही है? कभी तो माँ को भी अपने राज में शामिल कर लिया करो। सुबह से रसोई में लगी। अब देखती हूँ। यहाँ तो परिवार की संसद चल रही है। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई खास बात नहीं थी, बस यूं ही पिताजी के साथ थोड़ा वक्त बिताने का मन हुआ। आप तो जानते ही हैं, आजकल काम का बोझ इतना भर गया है कि सुबह जल्दी निकल जाते हैं और रात को देर से लौटते हैं। कभी ठीक से पिताजी से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। सोचा आज थोड़ा मन का बोझ हल्का किया जाए और कुछ पुरानी बातें याद की जाएं। हाँ भाग्यवान, जब बच्चे यूं पास बैठते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती है। बचपन से इन्हें देखा है, अब जवान हो गए हैं, जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, फिर भी जब ये सामने बैठते हैं तो लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। आज के जमाने में परिवार के साथ बैठकर कुछ पल गुजारना ही सबसे बड़ी दौलत है। तुम सोचो, ये बातें ही तो हैं जो दिल को सुकून देती हैं, बाकी सब तो बस जीवन की दौड़ है। सही कह रहे हैं पिताजी, आज वाकई बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिला है। आपके साथ कर मन को जो सुकून मिला है वो किसी और चीज में नहीं। हम रोज काम की भागदौड़ में उलझ जाते हैं, पर आज महसूस हुआ कि असली खुशी तो इन्हीं पलों में है। आपके अनुभव और आपकी बातें हमारे लिए किसी किताब से कम नहीं है। काश हर दिन ऐसे कुछ पल निकाल पाते। देखा ना, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि परिवार के साथ बैठकर बातें करना सबसे बड़ी बात है। ये छोटी छोटी बातें ही घर को घर बनाती हैं। खुशी इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि हम एक दूसरे के साथ कितना समय बिताते हैं। चलो अब जरा रसोई की तरफ भी ध्यान दे लो। खाना बन गया है। आज सब साथ बैठकर खाना खाएंगे, बातें करेंगे और कुछ हंसी जाग भी होगा। घर की रौनक तो तभी होती है जब सब एक साथ बैठे। इतना बोलकर सब खाना खाने चले जाते हैं। अगली सुबह अनिता चारपाई पर बैठी हुई थी, तभी उसकी छोटी बहू मोनिका उसके पास आई। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? मुझे क्या पता, तू जो बनाना है बना ले, बस अच्छा लगना चाहिए। और मेरी बड़ी बहू कहाँ है? बेचारी दिन भर काम करती रहती है। जा उसे जाकर एक कप चाय दे आ। तू तो उतना काम भी नहीं करती, अब जाओ उसे चाय दे आ। अनिता की बातें सुनकर मोनिका उदास हो गई। जी माँ जी, मैं दीदी के लिए अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मोनिका ये कहकर स्नेहा के लिए चाय बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद मोनिका चाय आई। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? मुझे क्या पता, तू जो बनाना है बना ले, बस अच्छा लगना चाहिए। और मेरी बड़ी बहू कहाँ है? बेचारी दिन भर काम करती रहती है। जा उसे जाकर एक कप चाय दे आ। तू तो उतना काम भी नहीं करती, अब जाओ उसे चाय दे आ। अनिता की ऐसी बातें सुनकर मोनिका उदास हो गई। जी माँ जी, मैं दीदी के लिए अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मोनिका ये कहकर स्नेहा के लिए चाय बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद मोनिका चाय लेकर स्नेहा के कमरे में पहुंची। दीदी, आप क्या कर रही हैं? मैं आपके लिए गरम गरम चाय बनाकर लाई हूँ। सुबह से आप घर के काम में लगी हुई हैं, थोड़ा आराम भी कर लीजिए ना। अरे मोनिका, तुम तो बिल्कुल सही समय पर आ गई। सच कहूँ तो आज तो पूरे दिन से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। घर के सारे काम निपटाने के बाद अब जरा बैठी हूँ। वैसे अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम भी करवाना था। अरे दीदी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। पहले आप ये चाय पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। और बताइए कौन सा काम करवाना है, मैं अभी कर देती हूँ। वैसे भी मेरे पास अभी थोड़ा वक्त है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो जरा मेरे पैर दबा दोगी क्या? सुबह से लगातार काम करते करते इतने थक गए हैं कि अब तो खड़े रहना भी मुश्किल लग रहा है। थोड़ी देर दबा दोगी तो शायद दर्द कम हो जाए।
अरे दीदी, इसमें दिक्कत की क्या बात है? आप तो मेरी बड़ी बहन है, मैं अभी आपके पैर दबा देती हूँ। आप जरा चाय आराम से पीजिए और थोड़ी देर के लिए आंखें भी मूंद लीजिए। मैं देखती हूँ कि आपका सारा दर्द छू मंतर हो जाए। धन्यवाद मोनिका, सच में तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे जैसे कोई घर में हो तो थकान भी मिठास में बदल जाती है। अनीता की बड़ी बहू स्नेहा बहुत ही चालाक थी। वो अपनी सास और ससुर के सामने काम करने का नाटक करती थी, लेकिन असल में कभी भी काम नहीं करती थी और सारा काम सपना पर डाल देती थी। चलिए दीदी, आप ऊपर बैठ जाइए, मैं आपके पैर दबा देती। मोनिका ऐसा कहकर स्नेहा के पैर दबाने लग जाती है। ऐसे ही जब मोनिका स्नेहा के पैर दबा रही थी, तभी स्नेहा को एहसास हुआ कि उसकी सास अनीता उसके कमरे की तरफ आ रही है। अरे मोनिका, तुमने तो मेरे पैर बहुत अच्छे से दबाए हैं। एक काम करो, तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं। अगर आप मेरे पैर छुएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप रहने दीजिए। अरे मोनिका, कोई बात नहीं, मैं दबा देती हूँ। ऐसा कहकर स्नेहा मोनिका का पैर दबाने का नाटक कर ही रही थी, तभी कमरे में उनकी सास अनीता आ गई। अनीता आकर देखती है कि स्नेहा मोनिका का पैर दबा रही है। अरे मोनिका, ये क्या कर रही है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई स्नेहा को तेरे पैर दबाने देने की? तुझे पता नहीं कि स्नेहा तुझसे बड़ी है? और स्नेहा, तूने उसका पैर क्यों दबाया? अनीता के ऐसे कहने पर मोनिका और स्नेहा खड़ी हो गईं। नहीं माँ जी, मैंने मोनिका से कहा था कि मैं उसका पैर नहीं दबाऊंगी, पर मोनिका ने मुझे धमकी दी, इसलिए मैं उसका पैर दबा रही थी। स्नेहा की ये बातें सुनकर अनीता की आंखों में पानी आ गया। अनीता ने भी मोनिका को बहुत सारी बातें सुनाई। उन दोनों की बातें सुनकर मोनिका रोते रोते अपने कमरे में चली गई। मोनिका स्नेहा के कमरे से बाहर आकर चारपाई पर उदास होकर बैठी होती है। तभी उसके ससुर मोहन आ जाते हैं और मोनिका से कहते हैं, अरे बहू मोनिका, क्या बात है? तुम यूं एक कोने में उदास बैठी क्यों हो? सुबह से तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। सब ठीक तो है ना बेटा? कहीं किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया तुम्हें? नहीं नहीं पिताजी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा मन भारी था, इसलिए अकेली बैठ गई थी। आप बैठिए, मैं रसोई में जाकर जरा काम निपटा लूं। अभी दोपहर का खाना भी तैयार करना है। मोनिका ये बोलकर रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद मोहन की पत्नी अनीता मोहन के पास आई और मोनिका के बारे में बुरा बोलने लगी। उसी समय स्नेहा भी अपने सासुर के सामने काम करने का नाटक करने रसोई में चली गई। अरे मोनिका बहन, वाह, आज तो रसोई में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो भला? लगता है आज फिर सब तुम्हारे हाथ के खाने की तारीफ करेंगे। ओ हाँ, माँ जी ने तुम्हें बुलाया है, जरा जाकर उनसे मिल लो, कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा दीदी, माँ जी ने बुलाया है? ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। स्नेहा ने चालाकी से मोनिका को रसोई से बाहर कर दिया और मोनिका ने जो खाना बनाया था उसमें बहुत सारा नमक डाल दिया। अब बताती हूँ कि तेरे खाने की तारीफ कौन करता है। बड़ी भोली बनती है ना तू। स्नेहा के खाने में नमक डालने के बाद रसोई में मोनिका वापस आ जाती है। दीदी, माँ जी ने तो मुझे बुलाया ही नहीं है, शायद आपने सुनने में गलती कर दी है। हाँ, शायद मुझे ही भ्रम हुआ था। मोनिका स्नेहा को प्यार और सम्मान करती थी, पर स्नेहा मोनिका से उतनी ही नफरत करती थी। मोनिका, तुम एक काम करो, पिताजी और माँ जी को बुला लाओ, मैं चारों के लिए खाना लगा देती हूँ। उसके बाद हम सब एक साथ खाना खाएंगे। स्नेहा ने इसलिए मोनिका को सासू माँ को बुलाने भेजा ताकि वो मोनिका का खाना और खराब कर सके। उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ गए। अरे ये क्या है? ये खाना इतना खारा क्यों है? किसने बनाया है ये सब्जी? मुंह में डालते ही स्वाद बिगड़ गया पूरा। हर रोज कुछ न कुछ गड़बड़ रहती है। अब तो लगने लगा है इस घर में किसी को भी खाना बनाना ठीक से नहीं आता। क्या हुआ माँ जी, कोई दिक्कत है क्या? ये खाना मैंने ही बनाया है। मैंने तो सब कुछ ठीक तरह से डाला था, नमक भी नाप कर डाला था और परोसने से पहले चख भी लिया था। तब तो मुझे बिल्कुल सही लगा था माँ जी। कहीं कुछ गड़बड़ कैसे हो गई? ओह,
अब तू मुझे ही झूठा कहेगी क्या? अगर खाना बनाना नहीं आता तो क्यों बनाती है यूं बेकार का खाना? हर बार कोई न कोई बहाना तैयार रहता है तेरे पास। मैं यूं ही नहीं कहती कि तू किसी काम की नहीं मोनिका। देख ले जरा, इतना नमक डाला है कि मुंह जलने लगा। क्या किसी को इस तरह खाने में नमक डालते देखा है तूने? हर बार सबको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है तेरी वजह से। माँ जी, मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि शायद किसी और ने बाद में कुछ और डाल दिया होगा, या चूल्हे पर ज्यादा देर रहने से स्वाद बदल गया हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपसे बहस करूं माँ जी। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि इतना नमक आखिर आया कहाँ से। बस ज्यादा बातें मत बना। अब ये भी तू ही बताएगी कि नमक अपने आप चलकर आ गया खाने में? बात पलटने में तू बड़ी माहिर हो गई है। तेरे जैसी बहुएं ही घर का सुकून छीन लेती हैं। अरे मोनिका, तू भी कमाल करती है। माँ जी से इस तरह मुंह लगाकर बात करती है। जरा सा नमक ज्यादा हो गया तो क्या हुआ? माँ जी का अनुभव तेरे पूरे जीवन से ज्यादा है। गलती तेरी है और तू बहस कर रही है माँ से। इतना भी नहीं समझती कि बड़ों के सामने चुप रहना चाहिए। अब माफी से क्या होगा? जिसे घर का स्वाद बिगाड़ना आता है उसे सुधारना नहीं आता। जाओ, ये खाना फेंक दो और दोबारा बनाओ। और इस बार ध्यान रहे, नमक जरा कम, अगली बार खुद ही खा लेना। ऐसे ही अनिता और स्नेहा ने मोनिका खरी खोटी सुना दी, पर मोहन उस समय एकदम चुप था, क्योंकि वो हमेशा से सही समय का इंतजार कर रहा था, ताकि अनिता और स्नेहा को उनकी गलती का एहसास करा सके और उन्हें शर्मिंदा कर सके। रात का मोनिका उदास मन से अपने कमरे में बैठी है। तभी उसका पति रजनी वहाँ पर आता है और बोलता, अरे भाग्यवान, क्या बात है? तुम यहाँ इस तरह अकेली क्यों बैठी हो? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सुबह जब मैं काम पर गया था तब तो तुम हंस रही थी, अब अचानक ये उदासी कैसी? कुछ हुआ है क्या? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यूं ही थोड़ा थकान महसूस हो रही थी, इसलिए चुपचाप बैठ गई। आप बताइए, आज आपका दिन कैसा गए होंगे ना? भाग्यवान, तू मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? तेरी आंखें सब कह रही हैं। मैं तुझे रोज देखता हूँ, तेरे चेहरे की हर मुस्कान, हर उदासी पहचानता हूँ। कुछ तो जरूर हुआ है जिससे तू अंदर ही अंदर परेशान है। मुझसे कुछ मत छिपा, बता क्या बात है? रजनीश के ऐसे कहने पर मोनिका ने दिन में हुई सारी बातें अपने पति को बता दी। अच्छा, तो ये बात है। देख भाग्यवान, मैं जानता हूँ माँ कभी कभी गुस्से में कुछ ज्यादा बोल देती हैं, पर दिल से वो बुरी नहीं है। और जहाँ तक भाभी की बात है, वो तुमसे उम्र में बड़ी हैं, रिश्ते में भी तुम्हारी दीदी जैसी हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा भी होगा तो घर के भले के लिए ही कहा होगा। हर घर में छोटी मोटी बातें होती, दिल पर मत लिया करो। हाँ जी, मुझे पता है, पर बात यह है कि मैंने खाना बनाते समय खुद चक्कर देखा था। नमक एकदम ठीक था, लेकिन सबके थाली में ज्यादा कैसे हो गया, ये मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। माँ जी ने सबके सामने डांट दिया, बहुत बुरा लगा। अरे भाग्यवान, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए दिल मत दुखाया कर। खाना बनाते समय कभी कभी ऐसी गलती किसी से भी हो जाती है। अब तो खुद सोच, इतना सारा काम, इतना सारा तनाव, अगर थोड़ा नमक ज्यादा हो गया तो क्या हुआ? अगली बार थोड़ा ध्यान रख लेना बस। मैं दिन भर काम पर मेहनत करता हूँ ताकि शाम को जब घर लौटूं तो तेरे चेहरे पर मुस्कान देख सकूं। अब अगर घर आकर तो इस तरह उदास मिलेगी तो मेरे दिन भर की थकान कैसे मिटेगी भाग्यवान? चलो, अब ये सब भूल जाओ और अपनी वही प्यारी मुस्कान वापस लाओ। हाँ जी, ठीक कहते हैं आप। सच में मैं बस छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना लेती हूँ। आप दिन भर हमारे लिए मेहनत करते हैं और मैं यहाँ बैठी उदास हो जाऊं तो आपको बुरा तो लगेगा ही। अब से मैं ऐसी बातों को दिल पर नहीं लूंगी। वाह भाग्यवान, अब ये हुई ना समझदार और प्यारी पत्नी वाली बात। यही मुस्कान मैं हर दिन देखना चाहता हूँ। याद रखो, जिंदगी में छोटी बातों को लेकर मन भारी नहीं किया करते। हम दोनों साथ हैं तो हर मुश्किल आसान है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बातें करने लगे। इधर मोहन और उसकी पत्नी अनीता आपस में बातें करते हैं। भाग्यवान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। काफी समय से मैं देख रहा हूँ कि घर के माहौल में कुछ न कुछ गड़बड़ है। आज तो हद ही हो गई। दिन में जब हम सब खाना खा रहे थे तो बस जरा सा नमक क्या ज्यादा हो गया। तुम और बड़ी बहू दोनों ने मिलकर छोटी बहू मोनिका को जितना कुछ सुना दिया, वो सुनकर मेरा दिल सच में बहुत दुखी हो गया। आखिर वो भी इस घर की बहू है
हमारी जिम्मेदारी है। अगर उससे कोई गलती हो भी जाए तो उसे प्यार से समझाना चाहिए, ना कि सबके सामने उसे अपमानित करना। अरे जी, अब आपको भी उसी मोनिका की फिक्र सताने लगी है क्या? आपको उसमें ऐसा क्या खास दिखाई देता है? वो लड़की किसी काम की नहीं है, एक काम भी ठीक से नहीं करती, हर बार बहाने, हर बार गलती। आज खाना बनाया तो नमक डाल दिया पहाड़ जितना, और आप कह रहे हैं कि मैं उसे प्यार से समझाऊं? कब तक उसके ऐसे बचकाने कामों पर पर्दा डालते रहेंगे आप? भाग्यवान, मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा सारा स्नेह और सम्मान सिर्फ बड़ी बहू के लिए है। तुम उसे बेटी जैसा मानती हो, हर वक्त उसकी तारीफ करती हो, लेकिन जब बात छोटी बहू की आती है तो तुम्हारा चेहरा ही बदल जाता है, बातों का लहजा कठोर हो जाता है। कभी सोचा है कि क्यों? क्या छोटी बहू ने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? क्या उसने कभी जवाब दिया? आपको क्या पता कि वो मोनिका कितनी चालाक। आपके सामने तो वो मासूम बनती है, लेकिन घर के अंदर उसके असली रंग नजर आते हैं। आप दिन भर बाहर रहते हैं, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आपको लगता है कि वो बहुत भोली है, लेकिन मैं जानती हूँ उसकी हर हरकत में बनावट है। वो सबका दिल जीतने के लिए मीठे बोल बोलती है, पर असल में उसका मन कितना छल से भरा है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कभी अपने दिल से पूछो कि कहीं तुम्हारा नजरिया ही तो गलत नहीं। तुम सास हो इस घर की बड़ी, तुम्हें दोनों बहुओं के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जो गलती छोटी बहू से हो सकती है वो बड़ी बहू से भी हो सकती है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। अगर तुम ही न्याय नहीं करोगी तो घर में अनिता कैसे रहेगी? याद रखो, प्यार से झुकाने की ताकत डांट से ज्यादा होती है। तुम्हारा ये अहंकार, ये भेदभाव एक दिन तुम्हें ऐसी परिस्थिति में डाल देगा जहां तुम्हें खुद पछताना पड़ेगा। बस बस, अब मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं इस घर की बहुएं कब से संभाल रही हूँ, मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी मोनिका बहू का पक्ष लीजिए, बाकी मैं जानती हूँ कि इस घर को कैसे चलाना है। ठीक है भाग्यवान, जो तुम्हें सही लगे वही करो, लेकिन याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो न्याय करता है और उसका न्याय कभी गलत नहीं होता। जब समय बदलेगा तो शायद तुम्हें समझ आ जाएगा कि किसके साथ तुमने नाइंसाफी की और कौन सच में इस घर का भला चाहता था। अगली सुबह मोहन और अनीता चाय पीकर बैठे थे। भाग्यवान, क्या मनीष और रजनीश काम पर निकल गए हैं? हाँ जी, वे दोनों सुबह सुबह ही निकल गए। बेचारे रोज इतने जल्दी उठते हैं, खाना भी ढंग से नहीं खा पाते, सारा दिन मेहनत करते हैं, बस घर का खर्च किसी तरह चल जाए यही सोचकर लगे रहते हैं। हाँ भाग्यवान, बच्चों को दिन ब दिन इतनी जिम्मेदारियां उठाते देखकर मन भारी हो जाता है। कभी लगता है काश थोड़ा आराम भी मिल पाता उन्हें, पर क्या करें, यही तो जिंदगी है। ऐसे ही मोहन और अनीता की बातों के बीच स्नेहा आ जाती है। माँ जी, पिताजी आपने चाय पी ली ना? मैंने सोचा कप उठा लूं ताकि मैं रसोई थोड़ा साफ कर दूं। हाँ स्नेहा बेटी, हमने चाय पी ली है। बहुएं कब से संभाल रही हूँ, मुझे किसी की नसीहत बस गया है, पर बचपन की बातें आज भी याद करता है। अरे वाह जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं भी कितने सालों से नहीं मिली उनसे। याद है जब वो हमारे यहाँ आखिरी बार आए थे तो बच्चों के लिए मिठाई और खिलौने लाए थे। बड़ा ही मिलनसार आदमी है। हाँ भाग्यवान, उसकी बातें अब भी कानों में गूंजती हैं। आज उससे मिलकर पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी।